हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पेपर आ गए हैं, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, बट डरना नहीं है। एक ब्लूप्रिंट लेके आया हूं मैं आपके साथ। आपके सामने एक ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा आपको। बहुत ज्यादा स्टडी करके ये ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है। जितने भी पेपर अब तक हुए हैं, वो वाले पेपर, कंपार्टमेंट के एग्जाम, सैंपल पेपर, सबका कंपैरिजन करके एक निचोड़ निकाल के मैंने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% ऐसा ही आपका पेपर बनेगा ब्लूप्रिंट से, ठीक है ना? बट बहुत नियरेस्ट हम ऐसा रहेंगे कि 2024 में पेपर ऐसा बने, ठीक है ना? तो पीवाईक्यूज हमने डाल दिए हैं और एक एक चैप्टर के बचे हैं, बस वो भी हम डाल ही देंगे, ठीक है ना? तो पीवाईक्यूज तो जरूर करके जाने हैं। वो पीवाईक्यूज का मतलब ये है कि जितने भी सीबीएसई ने अब तक क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब हमने कवर कर लिए चैप्टर वाइज। तो एक एक करके ब्लूप्रिंट समझते हैं। नॉन कैलकुलस और कैलकुलस, जैसे कि आपको पता है कि नॉन कैलकुलस वाला पार्ट 65 मार्क्स का है। सबसे पहले तो उसे तैयार करना है। कैलकुलस वाला पार्ट जो है 15 मार्क्स का, उसको अभी भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना? सबसे पहले ये 65 मार्क्स वाला जो है ना, उसको तैयार करना है अच्छे से। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारी यूनिट 1 है, वो हमारी 11 मार्क्स की आती है, जिसमें ये टॉपिक्स होते हैं: मॉडुलो अरिथमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसके अंदर ही होता है ये भी 11 मार्क्स के। जहां तक मैंने देखा है कि आएगा तो सब में से, ये तो आप 100% लिखवा लो कि सब में से पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना? तो मॉडुलो अरिथमेटिक और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में से 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और 2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके मॉडुलो अरिथमेटिक और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो से, और बहुत इजी। अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं उसके, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एलिगेशन एंड मिक्सचर में से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, बस 2 नंबर का तो बहुत कम चांस है, बनेगा तो 1 मार्क्स में ही एमसीक्यू, ठीक है ना? बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। पाइप्स एंड सिस्टम समझ लो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इंपॉर्टेंट। इसमें से तो केस स्टडी भी बनी है, ठीक है ना? मैंने आगे लिखा भी हुआ है, ऑप्शनल में केस स्टडी है कि अगर केस स्टडी आई अगर केस स्टडी आई तो पाइप्स एंड सिस्टम वाले में से आएगी। और पाइप्स एंड सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यूज में भी बने हैं, तो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, सिलेबस में है। तो इस वजह से पाइप्स एंड सिस्टम में से भी ज्यादा पूछा जाता है। तो समझ लो कि उसमें से तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार केस स्टडी भी बन जाती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से है। तो पाइप्स एंड सिस्टम अच्छे से करना है यूनिट फर्स्ट में। रेसेस एंड गेम्स में से वही, फिर मैं बोलूंगा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना? आएगा सारे टॉपिक्स में से, क्योंकि पूरा टॉपिक 11 मार्क्स में से है, तो हर एक टॉपिक्स में से एक दो क्वेश्चन तो आने ही है। तो इतनी ही वेटेज लेता है टॉपिक वाइज। और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जिसमें से हमें जो इंटरवल फाइंड करने के लिए पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ना आके एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए। तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट भाई साहब ऐसा ही आएगा पेपर जो मैंने बता दिया, ये मैं नहीं कहूंगा, ठीक है ना? मैंने क्या बोला आपको कि हम बहुत क्लोज रहेंगे। तो उस इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। देखो इसमें तो नहीं लग पाएगा आइडिया, क्योंकि इसमें तो आपको सब करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो छोड़ दो। क्योंकि एक 1 या 2 नंबर का बनेगा उसमें से फिर क्वेश्चन। जैसे मान लो रेसिस एंड गेम्स है, आपको पता है नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो ये इजी है, एग्जाम्पल के लिए नहीं आ रहा समझ में, तो छोड़ दो। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा रेसिस एंड गेम्स में, ठीक है ना? तो मैं यही कह सकता हूं। बट पूरे साल आपने तैयारी करी है, तो इस टाइम पर आके मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा आपको कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखो। पेपर इजी आएगा। जितने पेपर जिस पैटर्न से अब तक पेपर बने हैं अप्लाइड मैथ्स में, सैंपल पेपर जिस तरीके से बने हैं, तो एवरेज रहता है पेपर। बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा कि आप सोचोगे कि क्या ही दे दिया, नहीं। पेपर जैसा अब तक आ रहा है, सैंपल पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं, अगर आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस खुद से लगा पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप कर लोगे, ठीक है ना? तो ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना है। हम आपको मोटिवेट करने ही आए हैं, साथ में पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी कर रहे हैं आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है, सब हो जाएगा, ठीक है ना? आजकल तो देखो फिर भी
आपका अच्छा टाइम है कि सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पर भी, गूगल पर भी, हर जगह पर, ठीक है ना। हमारे टाइम पर तो होता भी नहीं था, बट ठीक है, इस तरीके से आपको ये तैयारी करनी है। केस स्टडी पाइप्स एंड सिस्टम में से बनने के चांसेस ज्यादा हैं, बाकी सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आपको ये सोच के चलना है। चले आगे, बताओ। चलते हैं आगे, आ जाओ। नेक्स्ट, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। 10 मार्क्स का टॉपिक है, पता है आपको कि 10 मार्क्स का टॉपिक है ये, जिसमें एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या? दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। दो मैट्रिक्स को ऐड करके इक्वल दे दिया तो वो निकालो। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है ना। 2 by 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, ये एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में से तो भरमार क्वेश्चन आने हैं, 100% लिखवा लो, 200% लिखवा लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, कई बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ज्यादातर तो याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं हमेशा, और ए इक्वल टू का ट्रांसपोज करने के बाद -a के इक्वल आता है, तो वो बहुत इजी है। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और पीवाई क्यूज भी हमने जो करवाए हैं वो करे हैं आपने, तो कर लोगे, तो कर लोगे, ठीक है ना। तो 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देख लो इन दोनों में से ही 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से आया है पहले भी, और अभी भी आने के चांस है। जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना डिटर्मिनेंट की, कैसी वाली बेसिक प्रॉपर्टीज, अगर मैं थोड़ी सी हिंट दूं आपको तो, जैसे जो ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये इक्वल होती है इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट से, ठीक है ना। इनके अलग अलग डिटर्मिनेंट की इक्वल होती है, याद है आपको ये वाली बेसिक प्रॉपर्टी। तो ऐसी छोटी मोटी बेसिक प्रॉपर्टीज, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती थी, याद होगी आपको, तो k की पावर n, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज, वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं कह रहा मैं जिसमें हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़ता है, नहीं, वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस है। बेसिक प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट भी है, पीवाई क्यूज में भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन से बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस वैरायटी से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज तो मैंने जब पढ़ाई भी थी तभी भी बताया था कि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। एडजॉइंट और इनवर्स पर अलग से वीडियो बनाई है, उनकी प्रॉपर्टीज समझाई है, जितनी आपने बुक में भी नहीं पढ़ी होगी ना, उससे ज्यादा बता दी मैंने प्रॉपर्टीज, कि अगर आपने वो सब पढ़ लिया ना तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कर दोगे, अगर आपने वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो, ठीक है ना। वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है। तो वो वाली जो प्रॉपर्टीज है ना एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज पर, वो वाली प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन 100% आता है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यार, बहुत प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो देखना उस पे वीडियो, टॉपिक बता रहा हूं किसमें से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। और ये तो यार वर्ड प्रॉब्लम जो है ना मैट्रिक्स मेथड पर, ये तो मैं क्या करूं, हर उसमें है, कंपार्टमेंट में, पीवाई क्यूज जितने भी हैं, सैंपल पेपर में, सब में ये वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स मेथड से डाला गया है 100% डाला गया है। और ये बनता भी तुम्हारा 5 मार्क्स में है, ये देख लो मैंने लिखा भी हुआ है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। केस स्टडी भी बन सकती है बट बहुत कम चांस है, ज्यादातर 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बन रहा है। केस स्टडी बन गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, केस स्टडी भी इजी होगी, ठीक है ना। बट 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स से बनता है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है केस स्टडी ऑप्शनल है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर केस स्टडी आएगी, ठीक है ना। और अगर केस स्टडी नहीं आई तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनेगा इसमें से, मैट्रिक्स मेथड में से। नहीं तो देखो वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से बन सकता है, जो प्रॉपर्टीज होती है ना डिटर्मिनेंट की, जिसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगता है, उसमें से बनता है। बट वो तो है ही नहीं सिलेबस में, तो यही एक क्वेश्चन बना जिसमें से क्वेश्चन बनता है। क्रैमर्स रूल अगर बना तो बहुत सिंपल सा, जो एक्स और वाई वाला है, जो बड़ा है ना वैसा नहीं, सिंपल सा 2 नंबर में बन सकता है क्रैमर्स रूल, वो भी एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है क्रैमर्स रूल पर, जिसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बना के सारा समझाया हुआ है कि अगर कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस तरीके से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उनका भी समझाया है, जो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है उनका भी समझाया है।
तो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स में अगर बन गया तो बन गया, क्योंकि एक आध बार ही बना है, ज्यादा बना नहीं है, बट बनने को बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। बट मोस्टली जो काफी हाईली डिमांड टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रॉपर्टीज पर भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्क्स में, क्योंकि एमसीक्यू 20 आते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने बनाने हैं ना क्वेश्चन, तो वो ऐसे बनते हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ, क्लियर है ना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जरूर करके जाना भाई, मैट्रिक्स मेथड पर पूछी जाती है। चलो चलते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी आ गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी है, बट बच्चों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, बट है ये इजी। 10 मार्क्स का अकेला टॉपिक है भाई साहब, ये अकेला वेटेज लेता है 10 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा टॉपिक है यार। वो जो के की वैल्यू निकाल दो, पीएक्स को ऐड करके के की वैल्यू आ जाती है, उसमें फिर मीन निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो, वो सब सिखाया हुआ है, ठीक है ना। बहुत इजी है टॉपिक। हाँ, इसमें से केस स्टडी भी बनी हुई है, मैंने उस वो भी पढ़ाई हुई है पी वाई क्यूज में, तो केस स्टडी भी आती है, वो भी सिंपल ही आएगी केस स्टडी भी बहुत, कि पहले में के की वैल्यू पूछ लेगा, फिर दूसरे में कोई और वैल्यू पूछ लेगा, मीन पूछ लेगा, तीसरे में फिर पूछ लेगा कि x ग्रेटर देन 2 पर क्या होगा, लेस देन 2 पर एट मोस्ट एटलीस्ट, बस ये सब, ठीक है। तो केस स्टडी अगर बन गई तो फिर बाकी एमसीक्यूज वगैरह नहीं बनेंगे, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो आएंगे हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन से बताया हुआ है कई बार, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो अप्लाइड वाले बच्चों के लिए नए हैं बिल्कुल। तो ये दोनों टॉपिक जो ऐसे हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब अगर समझ लो कि आपके पास टाइम कम है, आपको फटाफट रिवीजन करना है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर करके जाना प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है ना। देख लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से पिछले जितने भी पेपर बने हैं, सैंपल पेपर या जितने भी कंपार्टमेंट के पेपर है जो भी है, उसमें से सबसे ज्यादा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से पूछा गया है। 3 और 4 मार्क्स लिखा है मैंने, और 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने जो पीवाई क्यूज करवाए हैं उसमें भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी की पीवाई क्यूज करवाई हुई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है यार, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में भी पूछा गया है, अगर नहीं तो केस स्टडी भी पूछी जा सकती है, बट केस स्टडी जो है वो कम चांस है। केस स्टडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा पूछी गई है, नॉर्मल से अभी तक तो नहीं पूछी गई है, बट अगर पूछ ली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकती है, ठीक है ना। हाँ, बाइनोमियल में चांस कम है, केस स्टडी नहीं बन सकती, केस स्टडी इन 3 टॉपिक में बनने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप देख लो, एक केस स्टडी 100% का मतलब क्या है कि एक केस स्टडी तो प्रोबेबिलिटी में से आनी ही आनी है, ये 100% है, ठीक है ना। 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स की केस स्टडी 100% आएगी। अब वो किस में से आए ये देखो, ये तो कुछ नहीं कह सकते हम, है ना, ये तो कोई भी गैस नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम आपको टॉपिक बता सकते हैं कि किस में से ज्यादा आ सकता है, किस में से कम आ सकता है, बट किस में से एग्जैक्ट यही आए वो तो कोई नहीं बता सकता ना यार। अगर वो कोई भी बता रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, या तो वो स्टूडेंट का बेवकूफ बना रहा है ऐसा, तो ठीक है ना। तो हम तो ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हम सीबीएसई नहीं है कि हम आपको बता देंगे कि यही आएगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो सारे ही बता देते, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, अच्छे से टॉपिक को समझ लो कि किस में से कैसा आ रहा है। ये ब्लूप्रिंट जो मैंने बनाया है, ये ऐसे ही मैंने कुछ भी लेके हवा में नहीं बना दिया, बहुत सोच समझ के बनाया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको सब एनालिसिस किया है मैंने, बहुत ज्यादा उनका निचोड़ निकाला है और तब बनाया है, ठीक है ना। चलो, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पता नहीं क्यों बच्चे इस टॉपिक से इतना डरते हैं। डरने वैसे डरते पता है क्यों है बच्चे, मैं आपको बताऊं रीजन क्या है डरने का, क्योंकि एक्चुअल में इसका कंटेंट जो है ना वो कहीं पर भी सही है ही नहीं है। जो सीबीएसई ने अपनी हैंडबुक निकाली है उसमें भी नहीं है, ठीक है ना। सीबीएसई तो देखो बहुत ही ज्यादा महान है ना, कि अप्लाइड मैथ्स लॉन्च तो कर दिया, अभी तक उन्होंने अपनी एनसीईआरटी की बुक नहीं लॉन्च करी है। मतलब सीबीएसई के पास एक कोई हैंडबुक है ही नहीं है, पीडीएफ में उनकी वेबसाइट पर हैंडबुक है, उसकी बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूं मैं कि हार्ड कॉपी तो अभी तक नहीं आई ना, वो सॉफ्ट कॉपी है। तो इनकी जो पीडीएफ में भी जो कंटेंट है वो भी आधा अधूरा है, एमएल अग्रवाल में कुछ ज्यादा ही दे दिया, ठीक है ना, और बाकी बुक में भी थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा है। तो हमने जो पीवाई क्यूज पढ़ाए हैं
इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, और मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई है एमसीक्यूज खाली इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। अगर आप वो भी देख जाते हो ना तो आपका 5 नंबर का काम बन जाएगा। उस 5 नंबर का टॉपिक है ना, इतना ज्यादा क्यों सोचना है। हमें पता है कि इसमें से आना क्या है, इसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। 3 नंबर का ना हो के वो 2 नंबर का हो सकता है, जिसमें पूछा क्या जाएगा यार, वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाएगी। टेस्ट करके बताओ, टी टेस्ट करके बताओ नल हाइपोथेसिस के बारे में कि रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, बस यही हो सकता है। और इसके अलावा क्या है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो जो मैंने पीवाई क्यूज पढ़ाए हैं वो देख लो, एक एमसीक्यूज वीडियो बनाई हुई है सिर्फ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, वो देख लो। ठीक है ना। एमएल अग्रवाल में इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो पढ़ लो खाली, आपका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है ना। तो बस 5 मार्क्स में इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। टाइम बेस्ड डाटा, ये भी इजी टॉपिक है, कैलकुलेशन थोड़ी ले लेता है बस उल्टी सीधी, बट है इजी। 2 ही टॉपिक हैं इसमें, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड। अगर दोनों में से ऑप्शन आता है, इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आता है तो आप लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड करना प्रेफर करना, क्योंकि ये इजी है, थोड़ा इजी है। इसमें कैलकुलेशन बहुत गंदी आती है, गंदी से मतलब बहुत डिफिकल्ट है, टाइम आपका कंज्यूम करेगी बहुत ज्यादा, और टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। ठीक है ना। तो मूविंग एवरेज मेथड में आपको क्या करना है, सिर्फ एक 3 ईयरली और एक 4 ईयरली, सिर्फ देख जाओ कैसे करना है। करा तो आपने पहले भी है ना, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा कि वो पूछ लेगा 5 ईयरली या 7 ईयरली, नहीं। सिर्फ 3 ईयरली मूविंग एवरेज और 4 ईयरली, यानी कि ये ऑड और इवन, सिर्फ एक ऑड और एक इवन वाला कर दो। ऐसे ही लीस्ट ऑफ स्क्वायर मेथड में एक इवन का केस होता है, एक ऑड का केस होता है, दोनों में से एक एक एग्जांपल कर लो इसका। ठीक है ना। तो सिंपल, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका 4 क्वेश्चन करने की जरूरत है बस इसमें, बस 6 नंबर का टॉपिक है। 6 नंबर में यही नहीं पूछ लेगा वो आपसे कि दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं, एमसीक्यू भी देगा। ठीक है ना। तो एक दो एमसीक्यू भी दे देगा वो, तो उस पर भी वीडियो है, देख लो कि किस तरीके से थ्योरी उसकी आती है। ठीक है ना। तो ज्यादा कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं आती है, एक दो नंबर की थ्योरी आती है, काम चल जाएगा। बट जो मेन क्वेश्चन इसमें आना है वो इन दोनों में से किसी एक पर आएगा। तो आप सिर्फ ये जो 4 बन सकते हैं क्वेश्चन, इवन ऑड वाले, ये करके जाने हैं आपने। ठीक है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन कैलकुलस वाले पार्ट की, जो 65 मार्क्स का है। उसमें ये लास्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जिसकी पीवाईक्यूज मैंने डाल दिया है, मैंने पीवाईक्यूज। 45 क्वेश्चन है भाई साहब, कोई मजाक नहीं है। 45 क्वेश्चंस लिए हैं, सारा अब तक का जितना भी है सब करवा दिया, और उससे बाहर नहीं आने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने वो 45 क्वेश्चंस कर लिए ना, वो जो 45 क्वेश्चंस हैं अच्छे से कर लिए, और कैलकुलेशन की स्पीड आपने अच्छी कर ली, अपनी फॉर्मूलेस लर्न कर लिए। इसमें बस क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए और साथ में कैलकुलेशन, बस, इसमें और कुछ है ही नहीं है। इसमें कोई समझने वाला पार्ट नहीं है कि कैलकुलस के लिए इसमें समझना पड़ेगा कि क्या करना ना, सिर्फ फॉर्मूला और कैलकुलेशन बस। 45 क्वेश्चंस करवाए हैं पीवाईक्यूज में, अच्छे से कर लो, बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में, एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूं, एग्जाम टाइम में क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम कम है तो वो कर लो बस। ये टॉपिक है परपेचुटी सिंकिंग फंड, ईएमआई, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में देखो, वैसे आपके सिलेबस में लीनियर मेथड ही लिखा हुआ है जो सीबीएसई की वेबसाइट पर है, बट सीबीएसई क्या कर रही है, कुछ भी कर रही है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है दूसरा, उस पर भी एक क्वेश्चन डाल दिया था, कंपार्टमेंट में डाला था, पता नहीं किस में डाला था, पर डाल दिया था। सिलेबस में नहीं है फिर भी डाल दिया था, बट हम कुछ नहीं कह सकते सीबीएसई को, है ना। मेल वेल करोगे पेपर के बाद, ऐसा ही होगा ना कि अगर वो सिलेबस में डाल देंगे तो फिर क्या करेंगे बच्चे, अपने टीचर्स को बोलेंगे, स्कूल में बोलेंगे, सीबीएसई को मेल करेंगे। अरे क्यों करना है, उस पंगे में क्यों पड़ना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, कर जाना यार, कर जाना। P ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, तो कर जाना बस खाली। डेप्रिसिएशन में सीएजीआर बहुत ही नॉर्मल है,
कैलकुलेशन भी इजी है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लास्ट में। ईएमआई की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। परपेचुटी और सिंकिंग फंड बहुत इजी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज डिस्कस करवाए हैं, देख लो वो वीडियो। तो इन टॉपिक को 7 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, इन टॉपिक को 8 मार्क्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। बट वही मैं बोलूंगा कि आना सब में से है, किसी में से 1 नंबर का, किसी में से 2 नंबर का, किसी में से 4 नंबर का, किसी में से 5 नंबर का। हाँ, टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये ईएमआई इंपॉर्टेंट है, आएगा सब में से, बट वेटेज ईएमआई ज्यादा लेता है, ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन और सीएजीआर में से भी आता ही है, मतलब ईएमआई के ज्यादा क्वेश्चंस मैंने अब तक देखे हैं जो पूछे गए हैं। परपेचुटी से में भी पूछे जाते हैं, सिंकिंग फंड भी इजी, हाँ सिंकिंग फंड से भी पूछा जाता है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ज्यादा वेटेज लेता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा करो एक्चुअल में ना, इसको कर लो 8 मार्क्स, क्योंकि ये एक्चुअल में वेटेज ईएमआई की वजह से ना ये ज्यादा लेता है, तो ये ले लो आप 8 मार्क्स, इसको कर लो 7 मार्क्स, ठीक है ना। इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, क्योंकि एक्चुअल में ना इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में से क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। सीएजीआर में भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन छोटे ही बनते हैं, ठीक है ना। सीएजीआर में बस ऐसा है कि जिसमें वो एन निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े में बन जाएगा, 2 या 3 नंबर में। डेप्रिसिएशन में से अगेन कि अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आया तो हो सकता है वो क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाए, बट अगर लीनियर वाला आया तो इजी होता है 1 या 2 नंबर के हिसाब से। तो इस तरीके से, हाँ ईएमआई जो मैंने आपको बताया ना कि जो ईएमआई रहेगा, वो जो ईएमआई रहेगा वो ज्यादा वेटेज लेता है। ईएमआई अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। सिंकिंग फंड भी अच्छे से करके जाना। बहुत यार एक एक दो दो फॉर्मूले हैं सारे टॉपिक्स में, है क्या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, सिर्फ फॉर्मूले और कैलकुलेशन ही तो है। 15 मार्क्स का टॉपिक है, सबसे पहले ये प्रिपेयर करो अच्छे से, फॉर्मूलेस लिख लिख के देखो, एक कॉपी में नोट करके जाओ, एग्जाम टाइम में फटाफट देख के जाना। लीनियर प्रोग्रामिंग, अच्छा ये भी तो एक टॉपिक है जो नॉन कैलकुलस है, 8 मार्क्स का टॉपिक है ये भी। अब देखो इसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं, बट यार ये देखो 8 मार्क्स की वेटेज लेता है ये चैप्टर, 8 मार्क्स की वेटेज लीनियर प्रोग्रामिंग। थ्योरी में एक एमसीक्यू पूछ ले जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम या तो केस स्टडी पूछ लेंगे, अगर केस स्टडी नहीं पूछी तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। 100% लिखवा लो या 500% लिखवा लो, 1000% लिखवा लो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग की वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, और वो आपको करके जाना है अगर आपको 5 मार्क्स लाने हैं इस चैप्टर में, पक्के करने हैं तो, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, इनमें से किसी एक में से वर्ड प्रॉब्लम बनती है तो कर लो। मैन्युफैक्चरिंग और डाइट तो इजी है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। तो जहां पर मैंने लिखा है ना 4/5 का मतलब ये है या तो केस स्टडी बनेगी या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये तो बनना ही बनना है कि एक एमसीक्यू और 2 या 3 नंबर में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है ना। तो इसका पीवाईक्यूज भी डाल ही देंगे बहुत जल्दी आपके एग्जाम से पहले। चलो, अब नॉन कैलकुलस वाला पार्ट तो आपका हो गया पूरा, अब आ जाओ जी कैलकुलस वाले पार्ट पर। कैलकुलस वाले पार्ट पर आ जाओ कि कैलकुलस डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसकी मैंने पीवाईक्यूज डाल दिए हैं, इसके पीवाईक्यूज में डाल चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। ये वेटेज कितनी लेता है कैलकुलस, पूरी ही पूरी वेटेज लेता है सिर्फ 15 मार्क्स की, और है अपने आप में इतना टाइम लेता है कैलकुलस कि जितने टाइम में 65 मार्क्स की प्रेपरेशन हो जाएगी ना, उतने टाइम में कैलकुलस होगी सिर्फ, ये समझ लो। और वेटेज लेता है 65 मार्क्स। तभी हमने स्टार्टिंग में लिखा है, तभी हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि 65 मार्क्स वर्सेस 15 मार्क्स। तो ये जो वर्सेस वाला है ना, इनका कंपटीशन बहुत तगड़ा है कि जितना टाइम ये लेगा ना उतना टाइम सिर्फ कैलकुलस लेगा। और देख लो ये 65 मार्क्स है और ये 15 मार्क्स है। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा और उनको चाहिए कि सिर्फ पास हो जाएं, तो बेटा कैलकुलस को तो देखना भी मत इस टाइम पर। जो ये आपके 15 डेज है ना, अब तो 14 डेज ही बचे हैं, कैलकुलस को तो बिल्कुल देखना भी मत, नजर भी मत डाल देना इसकी तरफ। अगर जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, तो सिर्फ जिनको पास होना है ना, तो सिर्फ 65 मार्क्स पर ध्यान दो बस। और जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से
और वो चाहते हैं कि हम अच्छा स्कोर करें, तो कैलकुलस को किस तरीके से पढ़ना है मैंने वो अलग वीडियो बनाई है पूरी सिर्फ कैलकुलस पर, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए 26 मिनट की वीडियो है। आप लोगों में से किसी काफी स्टूडेंट्स ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो वो वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसमें अभी बता ही रहा हूं मैं कि डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6 से 7 मार्क्स की वेटेज लेता है, जिसमें से ज्यादा वेटेज लेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ज्यादा वेटेज नहीं लेता, क्योंकि एक्चुअल में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें ही डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ ही जाता है, तो वो पूछ लेंगे। हायर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में बता देता हूं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इन दोनों टॉपिक्स में से एक या दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बस बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं करना। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें देखो टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो इसमें बहुत सारे हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है जो पिछले कुछ टाइम से लगातार उनपे क्वेश्चन आ रहे हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल फाइंड करना, पीवाईक्यूज में भरे पड़े थे ऐसे क्वेश्चंस, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार भी। मैक्सिमम मिनिमम में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना पूछा जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी पूछी जा सकती है। और वर्ड प्रॉब्लम तो है ही है, देखो वर्ड प्रॉब्लम आई, अगर मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम आ गई, अगर 5 नंबर से कम में तो आएगी नहीं पहली बात, बट आपको उसके साथ ऑप्शन में जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिमांड फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये सब फाइंड करने के लिए पूछा जाए, ठीक है ना। मैंने अलग से लिख दिया है कि इसकी 2 या 3 मार्क्स की वेटेज है, अगर 5 मार्क्स में मैक्सिमम मिनिमम नहीं आया तो अलग से इस पर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में बहुत बनता है और बहुत इजी रहता है, वो बहुत स्कोरिंग है मार्क्स वो वाले। और टेंजेंट एंड नॉर्मल 1 या 2 नंबर में मान के चलो, अगर आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, बट देखो पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही छोड़ दो नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं कहूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया कि अगर आ गई तो उसके साथ जरूर ऑप्शन में या और करके इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपसे मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम खाली ऐसे नहीं पूछेगा, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा और का। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन नहीं बन सकते, दूसरे वाले बन सकते हैं, वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है वो, और वो तो इजी होते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम मिनिमा की वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमने पढ़ाई हुई है क्योंकि सिलेबस में है तो हमने पढ़ा दी है, और उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी। चलो अब देखो, फिर आता है इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को एक साथ ले लिया मैंने, ये 7 से 8 मार्क्स की वेटेज लेता है। ये कैसे लेता है देखो, इंटीग्रेशन में जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब इस तरीके से कि मतलब अगर इंटीग्रेशन निकालना है हमें, मान लो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, तो यहां पर 1 लेके बाय पार्ट्स लगेगा इसमें, तो समझ रहे हो ना, बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप से, इस टाइप से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। एक तो कंफर्म है, एक तो कंफर्म है, दो नहीं एक, एक तो कंफर्म है कि आप अप्लाइड वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन तो वो पक्का इंटीग्रेशन का पूछेगा। एक क्वेश्चन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस, 100% लिखवा लो इस पे, तो 200% क्वेश्चन आएगा, 200% क्वेश्चन आएगा, आएगा 200% क्वेश्चन आएगा, पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस में से या तो दोनों पूछ लेगा या एक पूछ लेगा, फिर मत कहना बताया नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऑर्डर और डिग्री बहुत इजी है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू खाली है ना। जर्नल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जर्नल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है उसमें से भी 1 नंबर में भी बन सकता है क्वेश्चन, 2 नंबर में भी बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर आती है बात डीके और ग्रोथ मॉडल। ये जो डीके और ग्रोथ मॉडल है ना यार, देखो इसका क्या सीन है, इसमें जो क्वेश्चन बना तो 5 मार्क्स का बनेगा, 5 मार्क्स का बनेगा, बट अगेन बोलूंगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर इसमें से बन गया तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में से कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ये वेटेज ही पूरी 7 से 8 नंबर की लेता है, कैसे बन जाएगा बताओ ना। अगर डीके और ग्रोथ मॉडल में से क्वेश्चन बन गया, जो कि बन सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम ना आई 5 नंबर में, तो फिर डीके और ग्रोथ मॉडल में से आ जाएगा 5 नंबर में, समझ रहे हो मेरी बात। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस भी 5 नंबर में कम चांस है,
3 के ज्यादा चांस है इसके कि 3 नंबर में पूछा जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो डीके और ग्रोथ मॉडल में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। छोड़ के मत जाना, करके जाना, कुछ पता नहीं है। मैंने बोला कि कुछ पता नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। मैंने यहाँ पर टॉपिक वो लिखे हैं जिसमें से आ सकता है। वो टॉपिक मैंने लिखे ही नहीं है इसमें से। कई आप देखोगे कि कई टॉपिक मैंने ऐसे लिखे ही नहीं है। तो जो लिखे हैं उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा सीन है। ठीक है ना? बट फिर भी मैंने लिखे हैं वो वाले टॉपिक। तो ये सीन है। बस ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट, जो कि मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए सोच के बनाया है कि आपको इससे फायदा मिले। ठीक है ना? अगर आपको कोई फायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी कैसे करनी है फिर बोलूंगा। पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ के जाओ, फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ के जाओ, और जो भी प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं क्वेश्चन, उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के जाओ। काम बन जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना? पीवाईक्यूज अच्छे से करो। अभी भी मैं कह रहा हूं पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो। ठीक है ना? और सैंपल पेपर करना चाहते हो तो 1 या 2 सैंपल पेपर अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कर लो बस। सैंपल पेपर ये नहीं होता कि सैंपल पेपर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो हम सैंपल पेपर उठा उठा के करने लगे, ओसवाल के, एडियोकार्ड के इधर के क्या उधर के। नहीं, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता सैंपल पेपर करना। ठीक है ना? सारे टीचर्स का अपना अपना मानना है। मेरा ये है कि सैंपल पेपर सिर्फ करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। सैंपल पेपर में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड कम है तो 1 या 2 सैंपल पेपर एग्जाम से पहले करके जाओ, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, टाइम लगा के कि हम कितना टाइम ले रहे हैं बस। बाकी प्रैक्टिस कैसे करनी है जैसे मैंने बताई है, पीवाईक्यूज करो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, और जो भी फॉर्मुलेज हैं उनको लिखो, प्रॉपर्टीज हैं उनको समझो, उनको पढ़ो, याद करो। उनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वही कर पाओगे आप। क्योंकि सैंपल पेपर में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ही डाल देते हैं वो, नहीं ना। तो 1-2 सैंपल पेपर करने से या 10 सैंपल पेपर करने से भी कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो तैयारी करो। हम मिलते रहेंगे आपसे एग्जाम टाइम में, जितनी भी हो सकती है हमारी तरफ से हेल्प, आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है जी? चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।